अपने मतलब अपने क्या कहते हैं उसको पूर्वग्रह के आधार पर कही गई कि ये सिफर थी, उनके बाद वो दूसरे सिफर को बैठा दिया गया, बीच में 2 मंत्री आए उसको छोड़ दिया गया। क्या हो रहा ना कि हम कालखंड का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। सतीश जी ने कहा चंगा सी, अब ईरान युद्ध के पहले दिए गए बयान को ईरान युद्ध के बाद के बयान से जोड़ के देखेंगे तो ऐसे ही फैलेसी के शिकार हो जाएंगे, जैसे सतीश जी बहुधा होते रहते हैं। इनके फैलेसी को मैं मतलब दूध भात मानता हूं और उसी हिसाब से लेता हूं। दूसरी बात जो ये अभी और जो मंत्रिमंडल विस्तार की बातें की जा रही है, ये बड़ा दिलचस्प है। अपने आप एक भ्रम फैलाओ कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, उसके बाद अपने आप कह दो। एक पत्रकार ने मंत्रिमंडल की सूची जारी कर दी कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। मार लोट हो गए पूरे इकोसिस्टम के लोग कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। 2014 से लगातार मुंह की खाने के बाद लगातार बेइज्जत होने का कुछ पत्रकारों को शौक है कि हम जो कहते हैं वो गलत साबित होता है, हम जो कहते हैं वो गलत साबित होता है। पता नहीं क्यों पत्रकारों में ये क्या एक मतलब लोलुपता है, इससे प्रचार की पिपासा है लोगों के अंदर कि हम तो बहुत बड़े पत्रकार हैं और हमको पता है कि ये नहीं होने वाला। अरे किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता कि मंत्रिमंडल विस्तार क्या होगा। वो एक आदमी को पता है और उस आदमी तक किसी की पहुंच नहीं है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो मान लीजिए ना, इस सत्य को स्वीकार करने में क्या हर्ज है। वो जमाना चला गया कि न्यूज रूम में बैठ के मंत्रिमंडल तय होता था और ये फलाने को मंत्री बना दूं, अच्छा इसको 2G वाला दे दो, मंत्रालय टेलीकॉम दे दो। नहीं 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 नहीं, इसको तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम बना दो। पत्रकारों के वो स्वर्णिम काल चले गए जब न्यूज रूम में बैठ के मंत्रिमंडल तय किया जाता था, जब कॉफी शॉप्स में कनॉट प्लेस के बैठ के मंत्रिमंडल तय किए जाते थे। इस बात को पत्रकारों को स्वीकार करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए मंत्रिमंडल वाला आपका सेटल है मामला, छोड़ दीजिए। किसी को कुछ नहीं पता, जो भी बोल रहा है होगा नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता, सब अपने मन से बोल रहा है। दूसरी बात जो अभी बात हो रही थी, वोट चोरी के मुद्दे पे बड़ी लंबी लंबी बात हो रही है। और जो लोग वोट चोरी के पैरोकार हैं, ये सब लोग कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप के भी पैरोकार थे कि उसने कह दिया कि भारत पाकिस्तान में हमने युद्ध विराम कराया। सब लोग मतलब पानी पी पी के ट्रंप की प्रशंसा करते थे। जब ट्रंप ने कह दिया इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, तब भी उन्होंने ट्रंप की प्रशंसा की और श्रीमान राहुल गांधी जी ने भी उनके वक्तव्य को उठा लिया। अब वही ट्रंप कह रहा है परसों कि 21 मिलियन भारत के चुनाव को प्रभावित करते हुए नरेंद्र मोदी को विस्थापित करके दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास किया जा रहा था। 200 करोड़ रुपए यूएस एड भेजने वाली थी। इस पर तो सबकी जिह्वा जो है वो तालू से चिपक गई है। अब ट्रंप बहुत बेकार हो गया क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोल दिया। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं ऐसे आदमी पर भरोसा मत करिए, ऐसे को कोट मत करिए जो इस तरह की बातें करता है। दरअसल हुआ क्या है मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी से समस्या क्या है? समस्या ये है कि विदेशी आर्थिक धन जो एनजीओ के माध्यम से देश में आने थे, इस स्रोत की टोटी दबा दी गई है। अब विदेशी धन लाना विदेश से और धर्म के प्रचार के नाम पे लाना, मतांतरण में खर्च करना, शिक्षा के प्रसार पे लाना, सिविल सोसाइटी को मजबूत करने के नाम पे लाना, सरकार के खिलाफ आंदोलन कराना, ये धन का स्रोत जो सूख गया है ना, तो कुछ लोग इसको दूसरे आवरण में देखना चाहते हैं। पता नहीं वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जाने पता नहीं क्या क्या करते हुए जा रहे हैं। तो मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं, ये भी एक प्रकार का गवर्नेंस है। और माओवाद इस देश में इस कारण से नहीं खत्म हुआ कि उसको मार दिया गया सबको, इस कारण से खत्म हुआ कि उनके आर्थिक स्रोत बंद कर दिए गए, उनके पास धन नहीं है खर्च करने के लिए। तो मैं इन चीजों को इस लिहाज से भी देखता हूं। अगर आप गवर्नेंस में ये देखें कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने के लिए अगर विदेश से 200 करोड़ रुपए की धनराशि आनी थी और उस संप्रभुता पर हमला करने से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने उसको रोक दिया, मैं इसको गवर्नेंस समझता हूं। अगर भारत के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा करने वाला एक समूह अगर समाप्त हो जाता है तो मैं उसको गवर्नेंस के तौर पर देखता हूं। तो आप भारत के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में न देखते हुए, यूपी कौन जीत रहा है?
ये मंत्री बदल गया, वो मंत्री बदल गया, ये होगा क्या। अरे ये कांग्रेसी संस्कृति से, कांग्रेसी टूल से बाहर आने की जरूरत है भाई साहब। मानक जी, कांग्रेस वाला वर्क कल्चर नहीं है। नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के औजारों से समझने का प्रयास करेंगे तो एकदम ही नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, यूपी कौन जीत रहा है बताइए ना। लगाते हैं उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है, और 14 के बाद से हम लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार मुंह की खा रहे हैं, लेकिन बस वही कांग्रेसी प्रविधि आवाज मिल रही है अनंत? हम उसी में संस्कारित हैं। आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। हाँ, यूपी कौन जीत रहा है? यूपी कौन जीत रहा है अभी बहुत समय है, अभी चर्चा कर लेंगे उस पर। कांग्रेस तो नहीं जीत रही है। 2% जिसका वोट है, 2% जिसका वोट है, और जिसने अपने सबसे बड़े नेता प्रियंका गांधी को वहां भेज के देख लिया कि वो 2.5% पे रह गई, उससे तो उम्मीद नहीं है। ठीक है, ओके। बाकी कोई भी जीत जाए, कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी। जिसके प्रवक्ता नहीं, जिसके सिंपैथाइजर भी अगर ये मान रहे हो, जो राहुल गांधी को जो लोग अरस्तू की श्रेणी में रखते हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि अरस्तू होना दूसरी बात है, चुनाव जीतना दूसरी बात है, जनता के बीच में लोकप्रिय होना दूसरी बात है। आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं। इतना मानसून का इतना महत्वपूर्ण सेशन होने वाला, विदेश में कॉफी बना रहे हैं भाई।